हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स ऑथेंटिक बाय सीएनटी। मैं हूं समृद्धि पुरोहित और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंट्रोडक्शन। इंडियन इकोनॉमी इज प्रीडोमिनेंटली अ रूरल इकोनॉमी। इंडिया में पहले रूरल इकोनॉमी यानी गांव की इकोनॉमी फ्लरिश हुई थी। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्रिवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट यानी रूरल एरियाज का डेवलपमेंट। क्या है कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है आज भी। तो अगर हम उन रूरल एरियाज को ग्रो करेंगे, उन्हें डेवलप करेंगे, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एग्जाम्पल लीजिए खुद का। अगर आप एक काम में 90% सक्सेसफुल हैं एंड दूसरे काम में सिर्फ 10% सक्सेसफुल हैं, तो आप उस 90% को 100% तक लेके जाने पे ज्यादा फोकस करेंगे कि जो आपका 10% है उसको 50-60% तक लाने पर ज्यादा फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको अपना एवरेज बढ़ाना है तो आपको उस 10% पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उसे 50-60-70 करना चाहिए और साथ ही में उस 90 को 95-97 तक लेके जाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? आप खुद एवरेज निकाल के देख लीजिए। 100 + 10 110 होता है, अपॉन 2 करेंगे तो इसका एवरेज आएगा 55। तो 55% हो गया। वहीं अगर हम इस 10 को इम्प्रूव करें और जिस काम में हम अच्छे हैं उससे बस 90 से 95 तक भी लेके आए तो भी हमारा एवरेज 72.5% हो जाता है। दैट मीन्स ऑफ कोर्स ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं 95 वाले को अर्बन एरिया एंड 50 वाले को रूरल एरिया। तो इस तरह अगर हम दोनों एरियाज को साथ में लेकर चले तो हमारा एवरेज बेटर बन सकता है। इट इज ट्रू दैट इंडिया लिव्स इन विलेजेस। हमने देखा ना पहले प्रीडोमिनेंटली इंडिया एक रूरल इकोनॉमी रहा है। द टर्म रूरल डेवलपमेंट इज अ सबसेट ऑफ द ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक पार्ट है डेवलपमेंट का, है ना। मीन्स हमें अर्बन और रूरल एरियाज पूरी की पूरी सब डेवलप करनी है, उसमें से हम मेन फोकस कर रहे हैं यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट पे। द टर्म रूरल डेवलपमेंट कैन कनोट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, कंप्लीटली डेवलपमेंट करना है एंड उसमें इंक्लूडेड क्या है? मेनली हमें लोगों की क्वालिटी, उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। दैट मीन्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ करवानी है, etc. According to 2011 census, the country's rural population is 83.25 crores. इतनी पॉपुलेशन है हमारी रूरल एरियाज में, दैट इज 68.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। अगर हम टोटल पॉपुलेशन को 100% माने तो उसमें से 68.8 रूरल एरियाज में रहती है। यानी अर्बन में कितनी रहती है? अराउंड 32.2% ही अर्बन एरियाज में रहती है। बाकी पूरी हमारी 68% पॉपुलेशन, 69 पकड़ लेते हैं, उतनी रहती है रूरल एरियाज में। There has been a wide consensus that rural development should be inclusive and sustainable. सबकी डेवलपमेंट करनी चाहिए रूरल एरियाज में। ऐसा नहीं कि इस जात की करेंगे उस जात की नहीं, ऐसे नहीं, सबकी करेंगे, सस्टेनेबल करेंगे, जो आगे तक लॉन्ग टर्म में हम सस्टेन कर पाए इन ऑर्डर टू एलिविएट द पॉवर्टी। हमारा मेन मोटिव क्या है? हमें पॉवर्टी एलिवेट करनी है, पॉवर्टी खत्म करनी है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। रूरल डेवलपमेंट में आगे इन्होंने दिया है कि रूरल डेवलपमेंट पहले एग्रीकल्चर के लिए स्टार्ट हुआ था एंड अब ये बहुत टाइम तक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर ही फोकस करता था इंडिया में। बट देन यहाँ पे अब रूरल डेवलपमेंट के एग्रीकल्चर आ गए, विलेज इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, सर्विसेज, ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के कंटेक्स्ट में अब रूरल डेवलपमेंट किया जाने लगा है। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा यूज मशीन्स का करना है ताकि लेबर पे कम प्रेशर आए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी जो कम और छोटी एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करके दे। हमने देखा था ना लास्ट चैप्टर में कि फार्मर्स के पास में धीरे धीरे लैंड एरिया कम होती जा रही है, तो उस कम एरिया में भी वो कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसमें हेल्पफुल है हाई यील्डिंग सीड्स। क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट, फार्मर्स को क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटीज दी जा रही हैं और उन्हें ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प की जा रही है। यानी जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इंट्रास्टेट ट्रेड है, अलग अलग स्टेट्स में हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है, या रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट है, सब सर्विसेज में हमारा गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। देन मार्केटिंग, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था मार्केटिंग की भी प्रॉब्लम है उनके पास, तो उसमें भी गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है। विलेज इंडस्ट्रीज में क्या क्या? मॉडर्नाइजेशन, रूरल एरियाज में जाके भी ऊंची इमारतें बनानी है, ऊंची नहीं तो कम से कम बिल्डिंग्स तो बनानी है, प्रॉपर कंक्रीट की बिल्डिंग्स, नहीं तो वो लोग कच्चे घरों में रहते हैं। वहीं टेक्निकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, जैसे केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, वो विलेज एरियाज के क्राफ्ट्समैन को और जैसे वहाँ के आर्टिफैक्ट्स वगैरह रहते हैं तो जो उनकी स्पेशलिटी है, जैसे कुछ पॉटरी के सामान रहते हैं, वो सब रूरल एरियाज के आर्टिसन ज्यादा बेटर बना सकते हैं, तो वो जाके शहर में बेच के आना, उनकी स्किल्स को और इम्प्रूव करना, उसमें भी हेल्पफुल रहती है गवर्नमेंट। एंड यहाँ पे भी विलेज इंडस्ट्रीज की भी मार्केटिंग करने में मददगार। देन एजुकेशन में आती है टेक्निकल एजुकेशन, स्किल और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी जो फार्मर्स भी खेती बाड़ी करना चाहते हैं उसके लिए भी प्रॉपर कब कौन सा अनाज उगाना चाहिए, क्या क्या उनके लिए बेटर रहेगा, उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज, तो उसकी भी प्रॉपर एजुकेशन आ गई है आजकल। टेक्निकल जैसे आईटीआई वगैरह रहता है, वहाँ पे जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तुम्हें बाद में काम करना है, अगर तुम्हारा फिक्स है कि तुम्हें इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में काम करना है, तो जिस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हें इंजीनियरिंग करनी है, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग
या प्लम्बिंग वगैरह कोई तुम्हारा फिक्स है तो उसी के बारे में एजुकेशन दी जाती है। वहीं स्किल बेस्ड एजुकेशन जहाँ आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जैसे कई डिप्लोमास वगैरह होते हैं जो डायरेक्टली हमें इंडस्ट्री रेडी बना देते हैं। फिर सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज जैसे डॉक्टर, नर्सेज, फैमिली वेलफेयर, एक घर को चलाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। बैंकिंग सर्विसेज रहती हैं जो हम डे टू डे ट्रांजेक्शंस करते हैं, कभी लोन लेते हैं, कभी विड्रॉल करते हैं, कभी डिपॉजिट करते हैं, वो सब। एंड कम्युनिकेशन जो हम वाया टेलीफोन करते हैं, हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं, वो सब रूरल डेवलपमेंट में आजकल होने लगा है। वर्ल्ड बैंक डिफाइंस, वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दी है रूरल डेवलपमेंट की, कि रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रैटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। एक स्पेसिफिक ग्रुप की इकोनॉमिक लाइफ भी और सोशल लाइफ भी हमें इंप्रूव करनी है, जिसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। और वो कौन सा ग्रुप है जिसकी लाइफ इंप्रूव करनी है? रूरल पुअर, रूरल एरियाज के पुअर लोग। साथ ही में ये जो स्ट्रैटेजीज बनाई है उन्हें एक्सटेंड करना है, उनके बेनिफिट्स को एक्सटेंड करना है हमें पुअरेस्ट तक। जो गरीब से गरीब है उसे भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अमंग दोस्त हु सीक लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और वहां रहकर अपना घर चलाना चाहते हैं, एक लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, उन सबको इस स्ट्रैटेजी का लाभ मिलना चाहिए। इस ग्रुप में इंक्लूडेड है कौन कौन? स्मॉल स्केल फार्मर्स जो छोटे पैमाने पे खेती करते हैं, देन टेनेंट्स यानी जो रेंट पे रहते हैं, और लैंडलेस जिनके पास में घर ही नहीं है। उन सब की लाइफ इंप्रूव करने के लिए हम करते हैं रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। आगे देखते हैं इनको डिटेल में। एग्रीकल्चरल सेक्टर, the rural population in India is classified into agricultural sector which has been subdivided into agriculture and allied activities. रूरल पॉपुलेशन का एक लार्ज प्रोपोर्शन एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगता है, जिसका दो टाइप्स का डिवीजन किया हुआ है, या तो एग्रीकल्चर में लगता है या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज में लगता है। तो एग्रीकल्चर में क्या इंक्लूड रहता है? स्मॉल, मार्जिनल और लार्ज फार्मर्स। हर प्रकार के फार्मर्स आ जाते हैं एग्रीकल्चर में। और अलाइड एक्टिविटीज यानी सपोर्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? प्लांटेशन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर। जैसे ट्री प्लांटेशन करना, फॉरेस्ट्री करना, फॉरेस्ट का पालन पोषण करना, फिशरीज मच्छी पकड़ना, डेयरी यानी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करना, मीन्स गाय पालन पोषण करना, एंड हॉर्टिकल्चर यानी कुछ वैरायटी के फल फ्रूट का पालन पोषण करना। इसी के साथ में हम एनिमल हस्बेंड्री भी लिख सकते हैं, पशुपालन। देन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है यानी मनी मैटर्स में डील करती है, कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो कुछ प्रोड्यूस हुआ एग्रीकल्चरल सेक्टर में उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे और उनसे बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे गुड्स फैक्ट्रीज में। जैसे जो कॉटन का प्लांट रहेगा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के द्वारा आएगा, उस कॉटन का फैब्रिक कौन बनाएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। दैट मीन्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो गुड्स इन फैक्ट्रीज। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। हर प्रकार की इंडस्ट्रीज इसमें आ गई, स्मॉल स्केल की, कॉटेज की और रूरल इंडस्ट्रीज। पर ये क्योंकि रूरल एरियाज में है इसलिए ये छोटे पैमाने पर ही होता है। नेक्स्ट है सर्विस सेक्टर। द सर्विस सेक्टर टर्म्ड एज टर्शरी सेक्टर। हमारी ऑक्यूपेशंस में होती है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो वैसे ही एग्रीकल्चर को प्राइमरी बोल सकते हैं, इंडस्ट्री को सेकेंडरी बोल सकते हैं, एंड सर्विस सेक्टर को टर्शरी सेक्टर बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेसेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर्स। बिजनेस को भी सर्विस देता है, ये फाइनल कंज्यूमर्स को भी सर्विस देता है। कैसे सर्विसेज देता है? जैसे अकाउंटिंग की सर्विसेज देता है, जो हम बीके में सीखते हैं ना, अकाउंट्स। देन ट्रेड्समैनशिप, जैसे मैकेनिक की या किसी प्लम्बर की सर्विसेज। कंप्यूटर सर्विसेज, जैसे रूरल एरियाज में भी कई जगह आजकल साइबर कैफेज लगने लगे हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट सबके पास में अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए जहाँ अवेलेबल रहता है वहाँ साइबर कैफेज खोले जाते हैं। रेस्टोरेंट्स अलग अलग। टूरिज्म, आई वांट टू सी द रूरल इंडिया, सो कई प्रकार के लोग टूरिज्म करने रूरल एरियाज में जाते रहते हैं, तो वहाँ के टूरिस्ट गाइड्स भी एक तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। द सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेडर्स यानी होलसेलर्स और रिटेलर्स। होलसेलर्स जो ज्यादा पैमाने पे डील करते हैं, रिटेलर यानी छोटे रिटेलर्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स से डील करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, हाँ ये गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है, तो ये अप्रूव करते हैं और कई बार रूट भी डिसाइड करते हैं, जो ज़्यादा सेफ रहे वो वाली रूट लेनी है, एंड सारी ट्रांसपोर्ट की चीज़ें मैनेज करते हैं। वैसे ही जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स और टेक्निकल यानी जो टेक्निकलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो सब। तो ये सब आ गया सर्विस सेक्टर में। अब देखते हैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। Rural development in India has witnessed various plans and policies initiated by the government as well as at the non-government levels. गवर्नमेंट भी इनिशिएट करती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी, जैसे एनजीओज वगैरह रहते हैं, वो भी इनिशिएट करते हैं ये कई सारे प्लान्स एंड पॉलिसीज। अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है हमें फॉर रूरल डेवलपमेंट विल लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमें अल्टीमेटली करना क्या है? इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, जिसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज का उपयोग करना पड़ेगा, कई प्लान्स एंड पॉलिसीज का उपयोग करना पड़ेगा।
सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट पॉइंट है पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। रूरल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पब्लिक की हेल्थ का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और ये इंश्योर करना है कि वो प्रॉपरली मेडिकेटेड और सेफ एरियाज में रहें। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन। उनके आसपास की साफ सफाई को बढ़ाना है, उन्हें प्रोवाइड करना है विद सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शुद्ध पानी देना है उन्हें, और अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज देनी है। ऐसे नहीं रूरल एरियाज में जाके हॉस्पिटल तो खोल लिया, लेकिन एक एक ऑपरेशन का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे चार्ज करेंगे तो रूरल एरियाज वाले उसे अफोर्ड कैसे कर पाएंगे? इसलिए हमें अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जिससे वहां के लोगों की लाइफ की क्वालिटी बढ़ सके। लिटरेसी रेट इन रूरल एरिया। लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज। हमें चेंज लाना है लोगों की सोशल लाइफ में भी और इकोनॉमिक लाइफ में भी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिटरेसी पे वर्क करना पड़ेगा। अगर लोग साक्षर हैं, उन्होंने एजुकेशन ले रखी है, तो वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं। अगर उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन ली है, तो अपने आसपास में और इम्प्रूवमेंट के लिए और चेंज लाने के लिए वो क्रिएटिवली आइडियाज भी ला पाएंगे और उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि कंसिडरेबल गैप है बिटवीन रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट्स। एक तरफ अर्बन एरियाज में बहुत सारे लोग लिटरेट हैं, यानी अर्बन एरियाज में ऑलमोस्ट हर जगह एजुकेशन उपलब्ध है, वहीं रूरल एरियाज में एजुकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसलिए रूरल और अर्बन एरियाज की लिटरेसी रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए रूरल डेवलपमेंट helps to bridge this gap by making provisions for educational facilities at all levels। अगर हम रूरल डेवलपमेंट कर देंगे, रूरल एरियाज को डेवलप कर देंगे, तो ये जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोविजंस बनाएंगे जिससे एजुकेशनल फैसिलिटीज हर लेवल पे, रूरल हो या अर्बन, हर जगह अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी। आज भी हमारे समाज में, रूरल एरियाज में कई लोग एक सन को प्रेफर करते हैं ओवर अ डॉटर। तो ये एक प्रकार की जेंडर इनइक्वालिटी है, जो कि कम हो जाएगी अगर हम समय समय पर वुमेन एम्पावरमेंट करते जाएं, वुमेन को, महिलाओं को बढ़ावा देते जाएं, उनकी डाइवर्स नीड्स को मीट करें, किनकी? रूरल वुमेन की। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करें एंड साथ ही में उनके पार्टिसिपेशन को एनकरेज करें। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, पंचायत में वगैरह महिलाओं को बोलने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है। पर ऐसे चलेगा क्या? नहीं। इसीलिए कई जगह फीमेल्स को 33% का रिजर्वेशन दिया जाता है एंड महाराष्ट्र ने तो उससे भी ज्यादा का रिजर्वेशन देकर रखा है, क्योंकि हमें हमारी कम्युनिटी डेवलप करनी है। अब अगर वो सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव से होती रहेगी तो उसमें फीमेल्स के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आए ना आए, क्या भरोसा? एंड ज्यादा चांसेस है कि नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए फीमेल पार्टिसिपेशन नेसेसरी है। नेक्स्ट है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जैसे पहले के जमाने में छुआछूत बहुत होती थी, जो छोटी जात का है उसे हाथ भी लगाना पाप है, ऐसा कहा जाता था। पर धीरे धीरे हम रूरल एरियाज को डेवलप कर रहे हैं और लोगों के राइट्स को सेफगार्ड कर रहे हैं। जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, इक्वालिटी, लिबर्टी, सोशल जस्टिस, वो सब हम रूरल एरियाज तक पहुंचा रहे हैं, जो भी सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उन तक, जिसके लिए वहां पे नेशनलाइज्ड लॉ एंड ऑर्डर्स फॉलो होने चाहिए। नहीं तो कुछ गाँव में होता है गाँव के रूल्स अलग एंड देश भर के रूल्स अलग, वैसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। रूरल डेवलपमेंट एंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। गवर्नमेंट जो कई प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स लाती रहती है, कई स्कीम्स लाती रहती हैं, कई प्रोविजंस लाती रहती है, जैसे सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, लोगों के घरों में छत लगनी चाहिए, रेगुलेशन ऑफ रेंट। कुछ एरियाज में जहाँ पे घर अवेलेबल नहीं होते, कोई होटल्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते, वहां अगर कोई एक अपना घर रेंट पे बेच रहा हो तो वो उस रेंट की प्राइस बहुत ही हाई लगा देता है। ऐसा ना हो, इसके लिए एक रेगुलेशन बना के रखा है। प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स। जो भी टेनेंट्स हैं, रेंट पे करने वाले हैं, उनके भी कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों का प्रोटेक्शन करना। इससे क्या होगा? दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। रूरल एरियाज में भी जो वहाँ ऑलरेडी रहते थे वो और जो बाद में रहने आए वो सब लोग एकजुट होकर मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी और इनइक्वालिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। Rural development leads to further progress in basic facilities such as generation of electricity, road connectivity, irrigation, etc. रूरल डेवलपमेंट करने से ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रूरल एरियाज की सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, वहां पे फर्दर प्रोग्रेस होगी और प्रोग्रेस होगी, जिससे बेसिक फैसिलिटीज बेटर अवेलेबल होंगी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिमांड का प्रोविजन आ जाएगा, जब चाहिए तब इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहे। रोड कनेक्टिविटी, एक गाँव से दूसरे गाँव, एक गाँव से दूसरे शहर जाने के लिए रोड्स प्रॉपरली बनी हुई रहेंगी। इरिगेशन फैसिलिटीज, फार्मर्स को पानी मिल जाए टाइम पे एंड वो हर प्लांट को प्रॉपरली दे पाए, वो प्रोवाइड कर पाए,
वो इंश्योर करता है इरिगेशन। देन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, रूरल एरियाज डेवलप होंगी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो होंगे। ये आगे डिटेल में भी है कि कई प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएंगे जो लोगों को क्रेडिट देंगे, लोन देंगे। एग्जाम्पल में है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट देती हैं। देन रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, आरआरबी की गवर्नमेंट एग्जाम भी होती है। कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वैसे बैंक्स। दिस इज वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। लोगों को, फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस पे यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे लोन्स मिल सकते हैं, यानी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज मिल सकती हैं। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हमारा अल्टीमेट एम था क्या, हमें पॉवर्टी इरेडिकेट करनी है। तो वो कैसे होगी, रूरल डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा, लोगों की रूरल इनकम बढ़ेगी। डेवलपमेंट मतलब क्या, जो हमारी मेजर पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। दैट मीन्स ऑफ कोर्स उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, एंड उनकी इनकम बढ़ेगी, ज्यादा कमाएंगे तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, बेटर घरों में रहेंगे, सब चीजें अच्छी क्वालिटी की खरीदेंगे। इससे अल्टीमेटली पॉवर्टी इरेडिकेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कोई भी एब्सोल्युटली पुअर तो नहीं रहेगा, रिलेटिवली रहे तो पता नहीं। ऐसे लोग ट्रैक्टर्स खरीदने लग जाएंगे, ना कि खुद प्लॉ लेके वहां पे खेती बाड़ी में काम करें। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। अगर हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ करनी है तो हमारे पास में एग्रीकल्चरल क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए लिया हुआ लोन अवेलेबल होना चाहिए। एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू द सेक्टर। एडिक्वेट यानी अच्छी क्वांटिटी में, एंड टाइमली जब जब जरूरत पड़े तब फाइनेंस प्रोवाइड करना चाहिए इस सेक्टर को। Rural credit system assumes importance because for most of the Indian rural families, savings are inadequate to finance farming and other economic activities. जो उनकी सेविंग्स है, जो पैसे उन्होंने संभाल के रखे हैं, वो inadequate है, काफ़ी नहीं है फार्मिंग और अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने के लिए। इसलिए उन्हें लेना पड़ता है लोन यानी क्रेडिट, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर यानी टाइम पीरियड, कितने टाइम का होगा उसके बेसिस पे 3 प्रकार हैं, और किस पर्पज के लिए, किस काम के लिए ले रहे हैं उसके बेसिस पे 2 प्रकार हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इन्हें डिटेल में देखते हैं। टेन्योर यानी इट इज क्रेडिट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ लोन्स, कितने टाइम के लिए ले रहे हो उसके बेसिस पे एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, यानी नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, यानी ये हो गया लेस देन 2 ईयर्स का लोन जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए काम आता है। जैसे परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, या हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स खरीदने के लिए जो कम एरिया में ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं। एंड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज, कोई सेरेमनीज रखनी है, कोई फंक्शंस रखने हैं, गांव में शादी है, सत्यनारायण की पूजा है, वो सब आते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स में। देन मीडियम टर्म क्रेडिट, दीज लोन्स आर फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 ईयर्स, तो ये लेस देन और इक्वल टू 5 ईयर्स है। दीज आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू मेक इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड इंप्रूवमेंट्स करनी है, या बाइंग कैटल और एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बाय करने हैं, या कोई कैटल मीन्स कुछ बैल या भैंस खरीदनी है, या फिर डिगिंग अप ऑफ कैनल्स बनाने हैं। कैनल्स पता है ना, कुआं खोदना है आसपास, तो उसमें ज्यादा खर्च आता है, इसलिए वो अप टू 5 ईयर्स तक का मीडियम टर्म लोन है। लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन्स, दीज आर लोन्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल से ज्यादा का रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। ये कब लिया जाता है, जब ट्रैक्टर बाय करना हो। ट्रैक्टर बाय करना तो बहुत हैवी प्रोसीजर है। अगर छोटे छोटे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बाय करने हैं तो मीडियम टर्म लोन लेंगे, ट्रैक्टर बाय करना है तो लॉन्ग टर्म। मेकिंग परमानेंट इंप्रूवमेंट्स, पहले भी क्या था, पहले लैंड में इंप्रूवमेंट करनी थी, लेकिन वो यानी टेम्पररी थी या शॉर्ट टर्म थी, तो ये वाली है परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन लैंड, जिसके लिए लेना पड़ेगा लॉन्ग टर्म लोन। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी क्यों करना चाहते हो, किस बात के लिए लोन लेना है। तो प्रोडक्टिव जो रिलेटेड है टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है कि हाँ ठीक है, इसमें अगर हमने फार्मिंग में पैसा डाला है तो जो भी खेती बाड़ी की है, जो भी प्रोडक्शन किया है, वो बेचकर पैसा रिटर्न आएगा। दैट मीन्स दे आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड। इकोनॉमिक्स के सेंस में वो प्रोडक्टिव है। जैसे अगर हमने परचेज किया है, कोई ट्रैक्टर परचेज किया है, या लैंड परचेज किया है, या सीड्स परचेज की है, तो कभी ना कभी हमारे जीवन में हमें काम ही आएंगी। तो ये हो गया प्रोडक्टिव टाइप ऑफ लोन। अनप्रोडक्टिव यानी जो बच गए, दैट विच इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन एंड अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जिसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है और पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे कुछ फंक्शंस के लिए, सोशल रिलीजियस फंक्शंस के लिए यूज हो रहे हैं, मैरिजेस के खर्चे या रिलीजियस सेरेमनीज के खर्चे, कुछ सत्यनारायण की पूजा रखी, शादी ब्याह किए, वो आते हैं अनप्रोडक्टिव लोन्स में। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, हम कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, या तो नॉन इंस्टीट्यूशनल से यानी जो एस्टैब्लिश नहीं है, या फिर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट में आगे रजिस्टर्ड भी हैं।
ये देखिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एंड इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया। रूरल एरियाज में ज्यादातर नॉन इंस्टीट्यूशनल चलते हैं, लेकिन अब ज्यादातर नहीं चलते क्योंकि वो बस अराउंड 40% ऑफ टोटल क्रेडिट आजकल लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं, यानी 60% इंस्टीट्यूशनल से लेने लगे हैं आजकल। द इंटरेस्ट चार्ज बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स इज यूजुअली वेरी हाई, बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के द्वारा। साथ ही में द लैंड और अदर एसेट्स, जमीन या फिर कोई एसेट जैसे सोने के जेवर, वो सब वहां पे एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखना पड़ता है, उन्हें गिरवी देना पड़ता है, और फिर भी इंटरेस्ट ज्यादा लगाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं मनी लेंडर्स और अदर प्राइवेट सोर्सेज, जैसे जो भी वो सेठ जी वगैरह लोग रहते हैं गांव की एरियाज में। मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रिवेलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में मनी लेंडर्स का प्रोफेशन बहुत प्रिवेलेंट है, यानी मनी लेंडर से बहुत सारा कई बार लोन्स लिया जाता है। द मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही जो बात ऊपर लिखी थी वो उन्होंने लिख दी कि ये भी ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, बहुत भयंकर रूप का इंटरेस्ट लेते हैं, एंड साथ ही में मॉर्गेज कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कल्टीवेटर्स। मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट लेते जाते हैं जिनको लोन दिया उनसे, यानी अपने डेटर से, और साथ ही में उनका कोई एसेट गिरवी रख लेते हैं, मतलब कोई कोलैटरल सिक्योरिटी रख लेते हैं, और पूरी कोशिश करते हैं कि वो उनका जो एसेट उन्होंने लिया है उसे हड़प लें। तो ऑफकोर्स ये बड़ा खतरनाक है। एंड अदर प्राइवेट सोर्सेज जैसे ट्रेडर्स, लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो बोलते हैं हम आपको लोन दिलवा देंगे, बदले में आप हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दीजिएगा। या कोई पहचान के ट्रेडर से ले लिया, किसी जमींदार से ले लिया। तो ये इन सब में और मनी लेंडर्स में क्या फर्क है? मनी लेंडर्स तो प्रोफेशनली काम करते हैं, उनका काम ही ये है कि लोगों को लोन दो और उसके बदले उनसे हर महीने इंटरेस्ट लेते रहो। इनका प्रॉपर काम वो नहीं है, बस ये साइड बाय साइड ऐसे काम भी करते रहते हैं। क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, अपने किसी रिलेटिव से मांग लिया, किसी फ्रेंड से ले लिया, तो वो भी एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर जो जनरल पॉलिसी है वो प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनलाइजेशन में मददगार है। दैट मीन्स कि लोगों की, फार्मर्स के प्रोग्रेस के लिए काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं ये, जिन्हें हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। वो उनका एम क्या है कि उन्हें प्रोवाइड करना है टाइमली, यानी टाइम पे और एडिक्वेट, जितना चाहिए उतना क्रेडिट लोन्स प्रोवाइड करने हैं उन्हें फार्मर्स को, जिससे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ ही में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एग्रीकल्चर की। यानी यहाँ पर यील्ड की भी बात हो रही है और उससे कमाए जाने वाले प्रॉफिट्स की भी बात हो रही है। इस पॉलिसी के तहत लोगों को, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को एंड अदर वीकर सेक्शंस को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट मिले, उन्हें उसका बेटर एक्सेस मिले, ये इंश्योर किया जाता है, जिससे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ ही में उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इंप्रूव कर सकते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया। कुछ एग्जांपल्स दिए उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, जिसमें पहला है नबार्ड, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड एक एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, यानी टॉप लेवल का बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए भी और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी। ये एस्टैब्लिश हुआ था जुलाई 12, 1982 को, और उसका पेड अप कैपिटल उस समय 1982 में था 100 करोड़, जिसमें से 50-50 कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई का, यानी 50 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए थे, जीओआई ने, एंड आरबीआई ने दिया था 50 करोड़ का बाकी का कंट्रीब्यूशन। नबार्ड प्रोवाइड करता है क्रेडिट फॉर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआईज के लिए, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यानी जो अपने कॉटेज में रह के अलग अलग आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, जैसे कई लोग आजकल होममेड पापड़ की सर्विसेज देते हैं। देन विलेज इंडस्ट्रीज होती हैं जो रूरल एरियाज में ही ज्यादा फ्लरिश करती हैं, एंड हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स यानी जो हाथ से बनते हैं। द पेड अप कैपिटल स्टूड एट ₹10,580 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, कहाँ उन्होंने स्टार्ट किया था 100 करोड़ से, वो अब हो गया है 10,580 करोड़ 2018 तक। कॉन्सिक्वेंट टू द रिविजन इन द कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल। पहले क्या कंपोजिशन था? पहले 50-50 कंट्रीब्यूशन था जीओआई का और आरबीआई का। अब क्या हो गया है? नबार्ड पूरा का पूरा फुल्ली ओन्ड है, किसका है? गवर्नमेंट का। अब नबार्ड पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो ये सब हमने पढ़ा नबार्ड के बारे में। नेक्स्ट है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। इसके भी और दो सब टाइप्स हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहले है शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड आर बेस्ड ऑन 3 टायर स्ट्रक्चर एज फॉलोज। ये शॉर्ट टर्म के लिए रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं एंड इसके 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो एग्रीकल्चर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स देती हैं। देन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, जो सेंट्रलाइज्ड वे में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जिसे हम एससीबी भी बोलते हैं, ये स्टेट लेवल पे काम करती है। उसी तरह लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, these cooperatives meet long term credit requirements of farmers and are organized at 2 levels.
हमने पहले देखा था ना, लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, उसी पे बेस्ड है ये दोनों पॉइंट्स। तो इसमें भी पहला है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। ये विलेज लेवल पे ऑपरेट करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंटली सिर्फ विलेज के ऊपर ये ऑपरेट करते हैं, सिर्फ वहीं पे क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म की देते हैं। वैसे ही स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ये क्या था, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव था, इसमें यहाँ पे है स्टेट कोऑपरेटिव। दीज बैंक्स ऑपरेट एट स्टेट लेवल थ्रू देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट विलेजेस। ये स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं एंड उनकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं अलग अलग विलेजेस में, ठीक है, डिफरेंट विलेजेस में उनकी ब्रांचेस रहती हैं। थर्ड टाइप आता है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स यानी सीबीज प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन द रूरल एरियाज। इनकी भी स्टेट कोऑपरेटिव्स की तरह ब्रांचेस रहती हैं इन रूरल एरियाज। रीजनल रूरल बैंक्स, इनके नाम में ही रूरल है, आर दी स्पेशलाइज्ड बैंक्स एस्टैब्लिश्ड अंडर दी आरआरबी एक्ट 1976। जो आरआरबी एक्ट है यानी रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, उसके तहत ये स्पेशलाइज्ड बैंक्स एस्टैब्लिश हुए हैं जो केटर करते हैं टू द नीड्स ऑफ द रूरल पुअर। रूरल पुअर की नीड्स को केटर करते हैं, फुलफिल करते हैं। आरआरबीज आर सेट अप एट as rural oriented commercial banks with the low cost profile of cooperatives but with professional discipline and modern outlook of commercial banks। ये एक प्रकार के मिक्सचर्स हैं सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट के, यानी कोऑपरेटिव बैंक्स के एंड कमर्शियल बैंक्स के। यानी वो कम इंटरेस्ट रेट्स के साथ काम करते हैं, पर उनमें शहर के लोगों जैसा प्रोफेशनल डिसिप्लिन रहता है और मॉडर्न आउटलुक रहता है। जैसा आजकल के कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं तो वैसा जहाँ पे जैसा रहता है वैसा वहाँ आरआरबीज में भी रहता है, क्योंकि वो यूपीएससी की आरआरबी के एग्जाम पास करके वहां तक पहुंचे हैं, तो वो चीजों को एक बेटर पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं। देन हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। इनके नाम में ही है माइक्रो, माइक्रो यानी स्मॉल, तो ये छोटे पैमाने पर काम करते हैं, छोटे छोटे क्रेडिट्स में डील करते हैं। तो ये जो हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स अभी तक पढ़े, उन बैंक्स में कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स तो मिल रही थी, यानी डिस्काउंटेड प्राइस पे हमें इंटरेस्ट लग रहा था, कम इंटरेस्ट लग रहा था, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स हैं या जो स्मॉल एंड न्यू बिजनेसेस हैं वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ बोरोअर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रोसीजर्स। बड़े भारी भरकम प्रोसीजर्स रहते हैं जो मुश्किल होते हैं एक छोटे और कम पढ़े लिखे इंसान के लिए समझने के लिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन डिले, कई बार बैंक्स कन्वीनियंट नहीं रहते थे और उनके प्रोसीजर्स में भी डिले होते रहते थे। अलॉन्ग विथ इट हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स लगती रहती हैं, बोथ लेजिटिमेट एंड इलीगल, यानी लीगली भी और इलीगली भी कहीं ना कहीं करप्शन का कीड़ा यहाँ पर भी था। इसलिए कुछ एनजीओज ने, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टार्ट किया अल्टरनेटिव मीन्स प्रोवाइड करना, यानी इन्होंने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जो प्रॉपर बैंक्स नहीं है, पर वो छोटे पैमाने पर क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स को या स्मॉल बिजनेसेस को। ये उन्होंने क्यों स्टार्ट किया? टू एनहांस एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर सिंस मिड 1970s के समय से उन्होंने स्टार्ट करके रखा है ताकि पुअर्स को भी क्रेडिट फैसिलिटी मिल पाए, रूरल डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो पाए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपके घर पे हाइलाइटर्स हैं तो अपनी बुक को रंगीन करने की पूरी कोशिश करिए। जितनी रंगीन होगी ना आपकी बुक, जितनी कलरफुल होगी, उतना बेटर रहेगा आपके लिए, उतना ज्यादा मन करेगा आपका उस बुक को पढ़ने का। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपके लिए बेटर कंटेंट हम लाते रहेंगे। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एवरीबॉडी। आई होप आप इस चैप्टर को एक बार वापस खुद से पढ़ेंगे। एंड कैसा लगा एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और बेटर कंटेंट लाने का। तो हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।